Hello everyone, I'm Shashank Tyagyan and welcome you all. So today I'm here with lecture number 11 of class 12th and I hope you all are doing great. So this lecture is all about Gauss theorem, Gauss law, one of the most important topic of electrostatics. कोई सा भी एग्जाम हो, either CBSE, JEE और NEET, इसमें से इसका क्वेश्चन आना ही आना है. So let's talk about Gauss theorem. देखते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन लिख रखे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसलिए एक वर्ड लिखने के लिए. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो गॉस थ्योरम है वो क्लोज सरफेसेस के लिए अप्लाई होती है. और गॉस थ्योरम का मतलब क्या है कि जो टोटल फ्लक्स है किसी भी सरफेस से, कौन सा सरफेस, क्लोज सरफेस. अब आपको फ्लक्स का फॉर्मूला तो पता है, E डॉट ds, आप ऐसे ले लो चाहे या ds लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन है, इस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. का मतलब क्या है, जो फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस से, ये जो चीज है इंटीग्रेशन के ऊपर जो मैंने ऐसे सर्कल किया, ये क्लोज को डिनोट करता है. और ये क्या है, सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स, थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख देते हैं, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज. टोटल चार्ज कितना मान लिया मैंने सरफेस का, Q. तो फ्लक्स क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. ये क्लोज सरफेस के लिए लगेगा, मींस 3D बॉडीज के लिए लगेगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस. अब इसका एक डायग्राम वगैरह ड्रॉ करते हैं और इसका प्रूफ करते हैं और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कैसे है, क्या क्या कंडीशंस हैं. अगर मैं इसकी प्रूफ की बात करता हूं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. एक पॉजिटिव चार्ज सपोज किया मैंने, प्लस Q, जो कि किसी स्फेरिकली कंडक्टिंग स्फीयर पे सेंटर पे है. अब आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, दिस इज योर रेडियस और इसका टोटल जो सरफेस एरिया है वो S मान लिया मैंने, स्फीयर है. ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, राइट. पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन द सरफेस. So obviously at this point, let this point be P, direction of electric field is like this. पॉजिटिव चार्ज के लिए वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, बाहर होती है. दिस एग्जांपल प्लस चार्ज ऐसे, समथिंग लाइक दिस, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicularly outwards. If I take a small surface ds, small surface ds, अब आपको पता है ds के लिए भी जो डायरेक्शन होती है क्लोज सरफेस के लिए, लास्ट लेक्चर में बहुत बार एक्सप्लेन किया था, 3D सरफेस क्लोज सरफेस के लिए, वो उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरिया वेक्टर की. वो क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल. वो भी क्या हो गया आपकी, आउटवर्ड नॉर्मल. सरफेस पे है उससे आउटवर्ड नॉर्मल. और E की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट मैंने किससे कर दिया यहाँ पे, r कैप से, बिकॉज वी नो in order to represent the direction of a vector quantity we have to draw a displacement vector or any vector in that direction. So we have drawn a vector, unit vector r cap in the direction of electric field, which is representing the direction of electric field, right. And this n cap represents the direction of ds, which is the area vector. Now we have to apply or we have to prove this Gauss law. अब गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्टेटमेंट यही है, इसको यूज करते हैं. फाई इंटीग्रेशन E डॉट ds, राइट. वैल्यू पुट करते हैं. E की वैल्यू कितनी होगी, KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप. ऐसी ds की वैल्यू है, बहुत सिंपल. हमारे पास अगर कोई वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसी हमारे पास क्या है, R
कैप है, यहाँ पे हमारे पास एन कैप है, किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ds की, तो कौन सा वेक्टर आया, ds अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड जो कि हमने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है। तो यहाँ से ds वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कि यहाँ पे है ds इंटू एन कैप, बहुत सिंपल। और यहाँ पे क्लोज सरफेस है, ध्यान से ये चीज याद रखनी है, ये चीज जो सर्कल है क्लोज सरफेस, फाई इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस आर कैप इंटू एन कैप। बहुत सिंपल सा है, आर कैप इंटू एन कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होने वाला है, अगर सॉल्व करोगे कितना आएगा वो 1। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में। और आपको पता है अगर ऐसा कुछ होता है, आई डॉट आई पता होगा, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है 1, बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज 0 एंड डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, आई डॉट आई इज इक्वल्स टू आई इंटू आई cos थीटा, और cos थीटा मीन्स एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा कितना है 0, दोनों एक्स एक्सिस की तरफ है, एंड cos 0 इज 1। बहुत सिंपल सी चीज है ये। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1। पता है भाई यूनिट वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर क्या आता है, यूनिट आंसर क्या आता है, क्लोज सरफेस S, ये तो 1 हो जाएगा आपका, कि Q अपॉन आर स्क्वायर ds का जब इंटीग्रेशन सॉल्व होगा ऑब्वियसली वो क्या आएगा आपका S आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 1। क्वाइट सिंपल। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k दैट इज 1 अपॉन 4 पाई आई एप्सिलॉन नॉट, and we have r square, also we have q, then surface area, surface area किसका, sphere का, that is 4 pi r square, 4 pi r square से 4 pi r square cancel and we are left with q upon epsilon naught, which is your cos theorem, that is q upon epsilon naught। ये चीज आ गई ना। so finally we can write this formula कि आपका जब फ्लक्स का फॉर्मूला यूज किया आपने क्या डिराइव कर दिया, गॉस थ्योरम। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, वेरी सिंपल, 2 मिनट की कहानी थी। जल्दी से नोट करो, टेक द स्क्रीनशॉट, डू इट फास्ट। उसके बाद हम डिड्यूस करेंगे आपका कूलम्स लॉ, इसी से, बहुत सिंपल सा है। रब कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके कर लेना। नाउ लेट्स डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। बहुत सिंपल है ये भी, बिल्कुल सेम डायग्राम, एक चार्ज लिया उसके अराउंड एक सरफेस ड्रॉ कर दिया और इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। अभी मैं गॉसियन सरफेस वगैरह भी के बारे में भी बात करता हूँ, चलो भी कर लेते हैं। देखो जब भी एक गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है ना, आपको क्या करना होगा, पर्टिकुलर चार्ज दे रखा होगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने होंगे। फर्स्ट आपको ड्रॉ करना होता है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस विच इज बेसिकली ए इमेजिनरी सरफेस, विच इज बेसिकली एन इमेजिनरी सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है, कोई भी चार्ज प्लेस्ड है उसे हमें एनक्लोज करना है, एनक्लोज्ड, कि उस चार्ज को किसी बॉडी के अंदर रखना ताकि वो क्लोज्ड रहे। तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस। सपोज करो एक चार्ज है, उसके अराउंड हमने क्या कर दिया, इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर दिया, उस सरफेस को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। अब आपको पता है गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, दिस सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल, वो सरफेस क्या होना चाहिए आपका, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब आपको पता है स्फीयर क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। थर्ड इज नो चार्ज शुड प्रेजेंट, नो चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस। इस सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट, एक्सटर्नल लिख देता हूं, नो एक्सटर्नल चार्ज, कोई भी एक्सटर्नल चार्ज इस सरफेस के ऊपर नहीं आना चाहिए। जो चार्ज यहाँ पे है सेंटर पे, ऑब्वियसली वो अपने आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पे, बाहर से कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिमेट्री डिस्टर्ब होती है फिर, राइट। और क्या होगा इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस की और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है यहाँ पे, कि अगर आपने ये सरफेस यहाँ पे कंसिडर कर रखा है, राइट, तो ये जो सरफेस होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बता दिया गॉसियन सरफेस इमेजिनरी है, रियल सरफेस नहीं है, सिमेट्रिकल सरफेस हमें कंसिडर करके चलना होगा। चार्ज के बारे में भी हमने बता दिया कि नो चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन दी सरफेस। चलो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद भी एक आधा पॉइंट अगर होगा तो वो कूलम्स लॉ के अंदर ही आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो कूलम्स लॉ को प्रूव करना है, हमारे पास फॉर्मूला तो ये है, ये
फाई ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस, और वो किसके इक्वल है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे को क्या करना है, ये दोनों टर्म्स लेके चलना है, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, राइट, ई डॉट डी एस। चलिए ई डॉट डी एस को मैं क्या लिख सकता हूं, ई डी एस कॉस थीटा, सरफेस सरफेस, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी सिंपल, हियर द थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर जो कि क्या है, ये वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो कि ये है आपका। तो दोनों के बीच में एंगल कितना, दोनों पैरेलल, एंगल इज 0। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइनली जब मैं इसे इंटीग्रेट करना स्टार्ट करता हूं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, ds का इंटीग्रेशन इज s। गॉस थ्योरम का प्रूफ आ गया तो ये भी बहुत इजीली हो जाता है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कन्वर्ट करके कर रखा है। सरफेस एरिया का वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत सिंपल है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरे सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट आपका पी है। चलो यहां से फोर्थ पॉइंट भी लिख देते हैं, जो फील्ड है मस्ट बी फिक्स्ड और सेम, मस्ट बी फिक्स्ड और सेम एट ऑल द पॉइंट्स, एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस। सरफेस पे हर एक पॉइंट पे आपकी फील्ड क्या होनी चाहिए, सेम होगी भी, क्योंकि आर क्या है, सेम है सबके लिए, स्फीयर है, रेडियस क्या रहेगा, सेम। एक और पॉइंट भी है, पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। ये चार्ज जहां मर्जी पड़ा हो, चाहे ये चार्ज यहां भी पड़ा होता है इस पॉइंट पे भी, तो भी वो सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, बिकॉज द बॉडी इज सिमेट्रिकल, वी आर कंसीडरिंग अ सिमेट्रिकल बॉडी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे को कूलम्स लॉ प्रूव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स से रिलेट करना होगा। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है आपका, F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई, ये तो सबको पता है। अब हम एक क्यू नॉट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को अगर इस P पॉइंट पे लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं इसे, यहाँ पे रखा Q नॉट को, तो ऑब्वियसली वो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, राइट। जब वो Q नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया तो उसके ऊपर ऑब्वियसली क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बाहर से अगर कोई चार्ज आता है तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स, दैट इज F इक्वल्स टू Q नॉट इनटू E। तो हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, व्हेन अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज brought at point P, then force is equals to F is equals to Q naught into E। Q naught as it is, E की वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू Q। तो क्या बन गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। वेरी वेरी सिंपल, दिस इज योर कूलम्स लॉ। बहुत सिंपल है। डायरेक्शन भी अगर रिप्रेजेंट करनी हो तो आप इस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बाद में लिख दोगे, आर कैप कह लो, राइट। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ। फटाफट से नोट कर लो, ये 5 पॉइंट बहुत मेन है, ये 5 अगर दिमाग में रहेंगे, गॉस थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, बट यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, राइट। नोट इट डाउन, डू इट फास्ट, टेक स्क्रीनशॉट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल से गॉस थ्योरम के ऊपर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे ना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके आगे एक 6 पॉइंट और लिख सकते हो, एक और 6 पॉइंट भी है। चार्जेस outside the surface, outside the closed surface does not contribute towards
फ्लक्स टुवर्ड्स फ्लक्स। तो जो भी चार्जेस आपके सरफेस से बाहर प्रेजेंट है उनका सरफेस के फ्लक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो अंदर प्रेजेंट है उन्हीं का। चलो इसी कंसेप्ट को भी फटाफट देख लेते हैं। कोई भी ऐसे कोई क्लोज सरफेस कंसिडर किया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो आप लोगों को अच्छे से विजिबल होगा। यहाँ पे एक चार्ज रख दिया 3 कूलम प्लस इस पॉइंट पे -7 कूलम प्लस 8 कूलम -10 कूलम। एक यहाँ पे रखा 4 कूलम प्लस का 4 कूलम इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे रख दिया -8 कूलम, एक यहाँ रख दिया +5 कूलम। अब आपको बताना है इस सिस्टम का टोटल फ्लक्स कितना होगा। 10 सेकेंड्स। 6 7 8 9 10। देखते हैं, चलो अब तक आपके माइंड में क्रैक कर ये क्लिक कर जाना चाहिए था। एक चीज मैंने बोली, लास्ट पॉइंट बोला मैंने, जो चार्ज आउटसाइड है सरफेस के वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, Q/ε0। ε0 की वैल्यू चाहे ना भी पुट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए। टोटल चार्ज होता है ना, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। लाइन देखी थी एनक्लोज्ड, मैंने उसके ऊपर जान के बोला था बार बार एनक्लोज्ड। अब यहाँ पे भी ये चीज है, जो चार्ज अंदर है वो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द फ्लक्स, बट द चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फ्लक्स। सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दीज चार्जेस 4 कूलम -8 कूलम and +5 कूलम because they are present outside the surface, so they are not going to contribute towards the flux. So the total charge inside the surface is +3 coulomb +8 -7 -10 upon ε0. As we know, charge is scalar quantity, so we can easily add or subtract them. So finally answer is -6 upon ε0. So this is your answer. If you want to find out your answer finally in numerical values, that is constant answer, you can easily put the values ε0. So this is how we calculate flux using Gauss theorem. जो भी चार्जेस आपके प्रेजेंट हैं सरफेस के बाहर उन्हें कंसीडर नहीं करना, जो अंदर है उन्हीं को कंसीडर करके सॉल्व कर देना, राइट। अब इसके बाद करेंगे बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल जो कि बहुत सारे पेपर्स में आया हुआ है। फटाफट ये वाला नोट करो जल्दी। कर लिया हो गया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, मैं कर रहा हूँ रवि से। लेट्स सी दिस न्यूमेरिकल, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सीबीएसई के फाइनल एग्जाम्स में भी आ चुका है न्यूमेरिकल एक बार, और प्री बोर्ड्स में मैंने देखा 3 स्कूल्स के, जेई मेंस में देखा है और नीट के एग्जाम में भी देखा है, प्लस ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो एक कहीं भी आ सकता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा खासा एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं फ्लक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन इज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ध्यान से सुनना, उसके कंपोनेंट्स गिवन है, ई वाई ई जेड तो 0 है, मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग तो है ही नहीं, है कौन से एक्सिस के लॉन्ग, ई एक्स, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है वो। एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, ये जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि एक अल्फा है, ठीक है वो तो कांस्टेंट है, बट ये एक्स के साथ चेंज होगी। देख रहे हो इसकी डिपेंडेंस है, प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है एक्स के ऊपर, E is proportional to Ex is proportional to x raised to power 1/2। इसका मतलब है अगर x बढ़ेगा तो फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक चीज़ तो क्लियर है, इस फ्लक्स के अक्रॉस जो टोटल इस क्यूब के अक्रॉस जो टोटल फ्लक्स होगा वो तो 0 होगा नहीं, राइट। अब हमारे को देखना फ्लक्स के अक्रॉस थोड़ा जो आपका वो क्यूब के अक्रॉस जो फ्लक्स है वो क्या होगा, x के अलोंग फील्ड है, ये तो क्लियर है हमारी, पॉजिटिव x के अलोंग हमारी फील्ड है। एक चीज़ आपने अगर लेक्चर अटेंड कर रखा है तो वो भी पता होगा, नहीं तो वीडियोस में देख लेना कि फ्लक्स वाला ही जो वीडियो है, जो क्यूब है हमें पता है फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, हमारे को फ्लक्स ही निकालना है इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट इज फ्लक्स इज ई डॉट डी एस, या ई डॉट एस ले लो या ई डॉट ए ले लो, कोई बात नहीं,
और ई ए कॉस थीटा, राइट। अब अगर मैं इस अपर फेस की टॉप फेस की बात करता हूँ या बॉटम फेस की, एक फेस ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और इस ऊपर वाले फेस पे नॉर्मल बनेगा क्या, जो एंगल है वो किसके बीच में होता है, मैंने बहुत ज़्यादा बार बोला था, द एंगल थीटा इज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर। अगर ये ऊपर टॉप फेस की बात करूँ, इस पे नॉर्मल यहाँ बन रहा है, एक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90 एंड cos 90 इज 0। सिमिलरली बॉटम फेस की बात करेंगे, क्या बन रहा है, नॉर्मल नीचे, परपेंडिकुलर तो नीचे बन रहा है, उसका बॉटम फेस है, परपेंडिकुलर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड है भी उधर, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं इस फेस की बात करूँ जो इधर है फ्रंट फेस, उस पर नॉर्मल बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है भी इधर, एंगल कितना 90। वहीं अगर मैं बैकवर्ड फेस की बात करूँ, रियर फेस की, वो पीछे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ, एंगल कितना होगा दैट इज 90। तो वो चार जो फेसेस हैं उसके अक्रॉस क्या हो गया आपका फ्लक्स 0। लिख सकते हो आप ये एक्सप्लेनेशन। आपकी जो वो 4 फेसेस हैं आप उसकी नेमिंग कर दो चाहे अपने अकॉर्डिंग। ये आपका फर्स्ट फेस जो फ्रंट वाला है, सेकंड वाला जो है वो बैक वाला जो रियर फेस है वो सेकंड, ऊपर वाला थर्ड, और ये नीचे वाला फेस है, नीचे वाला इज 4। तो फ्लक्स अक्रॉस 5 1 5 2 5 3 5 4 is 0 because theta is 90 and cos 90 is 0. Now we are left with two faces, that is the right face and the left face. Right, अब लेफ्ट की बात करते हैं, पहले तो लेफ्ट फेस की बात करते हैं, हम इसको नेम दे देते हैं फिफ्थ। फॉर्मूला इज ई डॉट ए और ई ए कॉस थीटा। Now what is the theta between these two? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी इसी डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस फेस पे आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, 3D के केस में क्या ड्रॉ करते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल, ये वाला फेस है आपका, इस पे आउटवर्ड नॉर्मल बाहर यहाँ पे इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ टोटल 180 डिग्री। यहाँ है आपका आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में है, ई एक्स, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई एक्स ले लेता हूँ यहाँ पे, ई एक्स इंटू ए कॉस 180 डिग्री। अगर हम ए की बात करें, ये तो ए ही है, ए की वैल्यू 0.1 है, और आपको पता है अगर क्यूब है तो उसका एक फेस एक स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, स्क्वायर होगा। ई एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, एल्फा एक्स रेज टू दी 1/2, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका -1। एल्फा की वैल्यू अभी कुछ नहीं पुट करना, सिर्फ इतना रहने दो इसे, माइनस एल्फा, सिर्फ यहाँ ए रखो, इतना बहुत है, और ए स्क्वायर माइनस एल्फा ए रेज टू दी 5/2, सिंपल। उसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ फेस की, जो कि कौन सा आपका ये वाला राइट मोस्ट। यहाँ तक तो हमारा सेम ही होगा, ई एक्स ए कॉस। अब ये कौन सा एंगल होगा, इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में ही है, क्लियर दिखाई दे रहा है हमारे को। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, एंड cos 0 इज 1। ई एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एल्फा एक्स रेज टू दी 1/2, यहाँ आ गया ए स्क्वायर, cos 0 इज 1। अब इस x की अगर बात करें, x है बेसिकली डिस्टेंस, इस लेफ्ट फेस का डिस्टेंस पहले वाले केस में कितना था a, मैंने कितना ले लिया था a, ये देख रहे हो। लेकिन अब जो राइट फेस है उसका डिस्टेंस इतना है a + 8, कितना डिस्टेंस हो गया उसका 2a। तो यहाँ पे x की जगह क्या आना चाहिए 2a, बाकी सब सेम। अल्फा 2 का जब रूट होगा तो आ जाएगा √2, a की पावर 1/2 और a की पावर 2। बड़े आराम से ध्यान से सॉल्व करना है इसे, कोई जल्दीबाजी मत करना, गड़बड़ कर दोगे। 5 6 अल्फा √2 a रेज टू दी 5/2। अब एक चीज क्लियर है,
ये वाला ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ वेरी कर रही है, मीन्स x बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और ऑब्वियसली यहाँ तक पहुँचने में x की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी होगी तो क्या बढ़ा होगा, फ्लक्स, बिकॉज सरफेस एरिया क्या है, सेम। दोबारा बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी होगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड प्रोपोर्शनल किसके, डायरेक्टली x के, और इस केस में हमारा x ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करता हूँ तो वो क्या होगा, 5 प्लस 5 प्लस, तो वो बाई चांस माइनस तो हो ही जाएगा, चलो तो यहाँ पे कर देते हैं 5 नेट इज इक्वल्स टू, बिकॉज फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर दिस थिंग, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, सीधे सीधा स्केलर लॉ ऐड लगाओ, हो क्या जाएगा ये 5 प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, और बाद में क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अपोजिट है। चलो यहाँ पे अगर माइनस नहीं भी लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ, माइनस अपने आप ही आ जाएगा, यहाँ ये माइनस मत समझना, यहाँ नीचे लिख देते हैं इसे, बड़ा स्पेस चाहिए। 5 नेट इज इक्वल्स टू 5 6 इज √2 अल्फा a raised to the 5/2 माइनस अल्फा a raised to the 5/2, जो भी कॉमन आ रहा है वो ले सकते हैं, दैट इज अल्फा a raised to the 5/2, ब्रैकेट में क्या रहेगा √2 - 1। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, अल्फा इज 800, value of a is 0.1, ये √2 is 1.414 ले रहा हूँ, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे 5/2, देखो 5/2 को सॉल्व करने का वे क्या है, अब इस तरीके से इसे ब्रेक कर दो, 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.1 का स्क्वायर एंड 0.1 रेज़ टू दी 1/2, इसके बाद यहाँ क्या बचेगा 0.41, 800 इंटू 0.1 का स्क्वायर क्या आएगा 0.01, 0.1 का रूट करना है, दैट इज 0.3 अप्रोक्सीमेटली इंटू 0.41, इसे आप सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आने वाला है 3 इंटू 4 12 96, अराउंड जब पूरा सॉल्व करोगे 414, अगर मैं पूरी वैल्यू इसकी रखता हूँ 414, ये 1.04 के अराउंड आएगा, 1.04, और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वेबर, 2 यूनिट्स हैं इसकी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूँ, इसे 2-3 बार इसकी वीडियो को देखो बार बार, कि एक एक पॉइंट पे मैंने क्या बोला, कैसे समझाया, राइट। सो दिस वाज योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर, एंड इसे बड़ी ध्यान से करना। अब इतना बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिया है, एक फाइनली हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाल लिया, देखा कि एक्स क्या है, कैसे वेरी कर रहा है आपका, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस केस में देखा हमने यूनिफॉर्म नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेरी कर रही थी, किससे, एक्स की पावर 1/2 से वेरी कर रही थी। हमने फ्लक्स तक कैलकुलेट कर लिया, लेकिन उसके बाद एक और चीज़ पूछ रही है सेकेंड पार्ट में, चार्ज। हमने फ्लक्स किया, फ्लक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी हमारी 1.4, राइट। फ्लक्स की वैल्यू कितनी है 1.4, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो पता ही होगा, बिकॉज फाइव इज इक्वल्स टू ई डॉट ds, चलो फिर भी बता देता हूँ, a इंटू ए, सिंपल। अब E क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज न्यूटन पर कूलम, और ये क्या मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ वही चीज। अब हमारे को क्या निकालना है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, दैट इज द फ्लक्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। बहुत ईजी है, चार्ज निकालना है, फ्लक्स आपको पता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, गॉस थ्योरम, phi is equals to q upon epsilon naught. So q is equals to phi into epsilon naught. Phi is 1.4 approximately. This is your 8.85 into 10 to the power minus 12. So अब आप इसे फाइनली अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1.4499 126 अराउंड
11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका आंसर, 11.89 समथिंग आ जाएगा, और 12 भी आ सकता है, 10⁻⁻12 कूलम। बस कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को, वो आपकी हो सकती है इजीली। 11.8 ले सकते हो, 12.2 कुछ आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, करके देख लेना। तो दिस इज योर न्यूमेरिकल, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, इसके कंसेप्ट से बड़े सारे क्यूब वाले न्यूमेरिकल हो जाएंगे। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो आप लोग इसको ढंग से रिवाइज करें, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और एक बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, एक बेसिक करवा दिया, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर है कि बाहर वाले सरफेस के बाहर वाले चार्जेस कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त क्यूब वाला क्वेश्चन ऐसे करा दिया, ऐसे सिलेंडर वाले भी आप ट्राई कर सकते हो, आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अब विद एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें से कुछ ना कुछ सीबीएसई में पूछा जाएगा एज इट इज़ थियरी पार्ट, और बाकी उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बड़े सारे बनते हैं, जो कि हर एक टाइप के एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। सो आप लोग रिवाइज कीजिए, अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन को फॉलो करिए। Till then, take care and really appreciate your time. Thanks for watching and tata, bye bye.